मेरी आवाज लाउड नहीं है? सर धीमे आ रही है। अभी बाकी लोगों को प्रॉपर्ली ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर, क्लियर है। यस चलिए, जिसको भी थोड़ा बहुत लाउडनेस या ऑडिबलनेस में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यूज हेडफोन्स माइक, है ना। आप अगर हेडफोन्स वगैरह यूज करेंगे तो आपको आवाज ज्यादा बेटर सुनाई देगी। बिकॉज अगर कुछ लोगों को क्लियर आ रही है दैट मीन्स बाकी लोगों को भी क्लियर आनी चाहिए। तो किसी किसी के पास ऐसे सेट में थोड़ा सा इशू होता है, वो हेडफोन्स में ज्यादा क्लियर आता है, तो नेटवर्क इशू भी हो सकता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, यूज हेडफोन्स, ठीक है, व्हेनेवर इट इज पॉसिबल। एंड वैसे तो मुझे आइडिया लग जाता है, अगर स्क्रीन ब्लर होगा तो मुझे खुद समझ में आ जाता है, ठीक है। बट समटाइम्स मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को ब्लर हो जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि कभी कभी मुझे नहीं पता चले, तो आप मुझे रिमाइंड करा सकते हो। आई विल जस्ट क्रॉस चेक कि वो मेरे एंड पे आ रहा है या आपके एंड पे नेटवर्क इशू हो रहा है, एंड देन वी विल मूव अहेड, ठीक है। सो आई थिंक everyone is 12 pass, right? I'm considering that everyone has passed 12. यस सर। चलिए, तो अगर आप बात करेंगे नीट के लिए, सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, सब लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक योर सब्जेक्ट फिजिक्स, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट लेने वाला हूँ? फिजिक्स सब्जेक्ट लेने वाला हूँ। और फिजिक्स में ऐसा कोई जिसको फिजिक्स से डर लगता हो? एनीवन? एनीवन जिसमें जिससे फिजिक्स को जिसको फिजिक्स से डर लगता है? हार्ड लगती है सर। हार्ड लगती है? चलिए, किसी को तो लगती है। मोर और लेस आई गेस आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स से थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है क्या? कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स कह सकते हो थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। मैं बेसिकली यही बोलूंगा कि देखो भाई, फिजिक्स डेफिनेटली दोनों ही तरीके से आपको लग सकती है, कभी डिफिकल्ट भी लग सकती है और कभी आपको इजी भी लग सकती है। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि अगर हम फिजिक्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ें, तो मैं कहता हूँ फिजिक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इजीएस्ट सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। अगर हम फिजिक्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो फिजिक्स इज दी, आप कह सकते हो, द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ एवरी अदर सब्जेक्ट जो कि आप पढ़ने वाले हैं। पहला चीज कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरा चीज रेगुलरिटी होना चाहिए। रटने की वाली बात नहीं है। अगर रेगुलरिटी ब्रेक हो गई, आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे हैं, क्लास मिस कर रहे हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत आएगा, तो फिर डेफिनेटली दिक्कत आएगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि सर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर डेली का डेली रिवीजन करना पड़ेगा। अगली क्लास में आने से पहले पीछे की चीजें अगर आपको क्लियर नहीं होंगी फिजिक्स, उसके बाद आपको समझ आना बंद हो जाएगी। उसके बाद शायद आपको कोई टीचर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। टीचर आपकी तब तक हेल्प करता रहेगा जब तक आप ईमानदारी से डेली का डेली रिवीजन करते रहोगे। और आप मुझे मत बताइएगा, आप अपने आप को बताइएगा, क्या मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं या देता रहूंगा आप उनको फॉलो कर रहे हैं? अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स से डर लगेगा ही लगेगा। और अगर आप उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहेंगे तो आपको फिजिक्स से कभी डर नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। मेक श्योर आपकी 2 नोट्स कॉपी बनेगी, ठीक है। एक नोट्स कॉपी बेसिकली आप कह सकते हो प्रॉपर आपकी नोट कॉपी होगी नोट्स के लिए। जब भी मैं कोई यहाँ पे कोई चीज पढ़ा रहा हूँगा तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सर आपको जैसे स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिलेगा कि सर जो भी आपने पढ़ा उसका स्क्रीनशॉट लेने का आपको मौका मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि सर स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ रखे ही नहीं रहे, डेली की डेली जैसे ही क्लास फिनिश हो उस स्क्रीनशॉट को अपने नोट्स में ऐड जरूर करें, जो कि आप, मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग नहीं करोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप मुझके मेरे पास आओगे, सर मुझे फिजिक्स में आगे कभी डाउट आएगा, ठीक है। और जब मैं बोलूंगा अच्छा अपना उस पेज को जरा चेक करो, और फिर आप चेक नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके स्क्रीनशॉट्स में होंगे और स्क्रीनशॉट वो ऐसे फोल्डर में पड़े रहेंगे, आप कभी उनको दोबारा देखोगे, फिर आपको फिजिक्स नहीं समझ में आएगा। आपके बहुत प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए, क्योंकि नोट्स बन गए मतलब 50% काम हो गया। पहली चीज ध्यान रखना कि नोट्स बहुत प्रॉपर होने चाहिए। नोट्स आपकी खुद की लैंग्वेज में होने चाहिए। व्हाट डज इट मीन कि सर मैंने जो पढ़ाया वो तो यहाँ आएगा ही, पढ़ते टाइम मैंने देखा कि सर कुछ सर ने बोला इंपॉर्टेंट सा था, आपने तुरंत अपनी लैंग्वेज में उसे कॉपी पे लिख दिया,
रिवाइज करते टाइम आपको लगा कि सर ने यहाँ कुछ बताया था या यहाँ पे कोई चीज मैं अपने लेवल पे ऐड कर सकता हूँ, तो तुरंत आपने वहाँ अपनी लैंग्वेज में उसको ऐड कर लिया, अपनी लैंग्वेज में। इट इज नॉट कंपल्सरी to be added in the English language. It can be any language which you are comfortable in, like English, Hindi, Marathi, Urdu, Gujarati, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में वहाँ पे उसको ऐड कर लो। ठीक है, तो आपके खुद के नोट जरूर होने चाहिए। दूसरी कॉपी जो बनेगी दैट इज फॉर प्रैक्टिस। डीपीपीज आपको ऑनलाइन मिलेंगी, आपको वहाँ पे ऑनलाइन डीपीपीज होंगी, वहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, सबमिट करने होंगे। तो आपको उनको प्रॉपर्ली अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर डाल के, डीपीपी नंबर डाल के सॉल्व करना पड़ेगा। या कोई और मटेरियल मिलेगा तो उसकी भी आपको प्रॉपर एक कॉपी बनी होगी जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर वाइज सॉल्व किया होगा। उसका फायदा क्या होगा कि सर जब आप रिवाइज करोगे, कल को डीपीपी दोबारा से रिवाइज कर रहे होगे, तो आपके पास सोल्यूशन बने होंगे जो इसमें आप पहली बार कभी अटके होंगे। और अगर आपको सोल्यूशन नहीं बनोगे उस टाइम, तो आपने टीचर से पूछ लिए होंगे, और फिर जब आप आज 2 महीने बाद रिवाइज करोगे तो फिर आप उन क्वेश्चन में अटकोगे, तो आपके पास कोई हेल्प नहीं होगी, और फिर आपको टीचर के पास दोबारा जाना पड़ेगा, जो कि शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि टीचर आपको उस टाइम पे अवेलेबल है। ठीक है, तो मेक श्योर व्हाटएवर क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग, सॉल्व ऑन प्रॉपर कॉपी। देयर इज नथिंग कॉल्ड रफ। कोई भी चीज रफ नहीं होगी, ना नोट्स में रफ होगी, ना ये कॉपी सॉल्व करते टाइम रफ होगा। एवरीथिंग मस्ट बी इन फेयर। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है उसको भी करेक्ट करो, वहीं पे सॉल्व करो, कोई फेयर पीछे से रफ वाला सिस्टम नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखो। रमेश कुमार इज सेइंग क्लास कब स्टार्ट होगी? रमेश, क्लास इज ऑलरेडी स्टार्टेड। Ramesh, can you hear me? है, चलो तो बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आप बोलते हैं कि बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन देके जाता है नीट में एवरी ईयर। ठीक है, देखिए हर चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी क्वेश्चंस एवरी ईयर उस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा यार इस चैप्टर की कितना वेटेज है। और ये चीज बता दे रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता और कुछ लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता। नीट में हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ये चीज आप मान के चलिए। किसी से कम आते हैं, किसी से ज्यादा आते हैं, तो उसकी लेंथ वाइज होता है, कोई चैप्टर बड़ा होता है, कोई चैप्टर छोटा होता है। ठीक है, लास्ट टाइम पे आप सोचो सर मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, वो कर लूं, से काम चल जाएगा। मैं कहूँ कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता भाई साहब, सब करना पड़ता है। कोई भी अगर आप चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, मतलब आप सिलेक्शन छोड़ के जा रहे हो, ये मान के चलो। ठीक है, आप क्या है, आप अपना सिलेक्शन छोड़ के जा रहे हो, ये चीज मान के चलिए। तो भाई साहब कोई भी चैप्टर छोड़ना तो मुझे है ही नहीं। आप कोई चैप्टर, जो कि आजकल कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा हो गया है कि सर एक एक क्वेश्चन पे सर थाउजेंड्स ऑफ रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, तो चैप्टर छोड़ना तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो डोंट थिंक कि सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, ये मुझे कम समझ में आता है तो मैं छोड़ दूंगा। नहीं भाई साहब, आजकल जो नेक टू नेक फाइट होती है कॉम्पिटिशन में यार, 600 नंबर आजकल कम से कम आने चाहिए, जो आपको तो प्रॉपर कॉलेज मिलने के चांसेस की गारंटी हो जाए। और 600 लाने के लिए आप बोलते हैं कि सर उसके लिए मिनिमम और मिनिमम 150 मार्क्स आपके बायो में, मतलब 300 मार्क्स मिनिमम। 300 से नीचे अगर आपके बायो में आ रहे हैं, आई एम सॉरी, आप सिलेक्शन छोड़ दो, ये मान के चलो आप। 300 मार्क्स इज द मिनिमम, बेयर मिनिमम इन दी बायो। इस चीज को बहुत एकदम ऐसे गांठ बांध लो। 300 से नीचे बायो में कुछ भी नहीं एक्सेप्टेड है, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट में हम मूव करेंगे। अगर हमारे 300 नहीं आ रहे, 180 सॉरी 280 आ रहे हैं, 270 आ रहे हैं, भाई साहब आप सिलेक्शन तो वहीं छूट गया आपका। ठीक है, तो बेयर मिनिमम है 300, और आप जाओगे आगे की तरफ 320 340 की तरफ बढ़ोगे। ध्यान रखना बायो में इतने बेयर मिनिमम मार्क्स है ही नहीं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 300 से नीचे तो सिलेक्शन, मतलब आप ये मान लो कि ऑलमोस्ट डन। पहली चीज। दूसरी बात, आप बोलते हैं कि सर फिजिक्स में 120 इज द मिनिमम मार्क्स आज की डेट में। 120 मार्क्स मिनिमम है, मतलब मैं कहता हूँ कि मतलब तब जाके बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे कर लिए होंगे तो 120 मार्क्स पे आप सिलेक्शन की दहलीज पर होंगे, उससे नीचे कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, अनटिल अनलेस आप 360 पूरे बायो में लेके आ रहे हो और 180 पूरे केमिस्ट्री में लेके आ रहे हो तो बात अलग है। अगर ऐसा कोई चमत्कार कर पा रहे हो तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़े बहुत कम भी आ जाएंगे तो चल जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि सर आपके फिजिक्स में ऑन एन एवरेज 120 इज द मिनिमम मार्क्स, और आज के डेट में 140 और 150 इज वेरी इजी टू अचीव इन फिजिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। 140 150 इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो आप बोलोगे कि आपका टारगेट
140 और 150 होना चाहिए एट मिनिमम। अरे भैया रमेश कुमार, प्रॉब्लम क्या आपकी? हाँ भाई रमेश कुमार, आपकी क्या प्रॉब्लम है भाई? आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही है, क्या बोल रहे हैं आप? क्लास स्टार्ट कब होगी? व्हाट डू यू मीन बाय क्लास स्टार्ट कब होगी? चलिए, तो आप बोलते हैं सबसे पहले हम चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये हमारा पहला चैप्टर होगा जिससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही स्टार्टिंग का चैप्टर होता है, इस चीज को ध्यान रखिए, राइट। और ये मान के चलिए कि हमें इससे 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सर बोर्ड विजिबल है। यस सर, मेरी इट्स नॉट आवाज विजिबल। प्रॉपर्ली ऑडिबल नहीं है क्या? सर ऑडिबल है। कुछ लोगों को क्यों दिक्कत आ रही है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। श्रवण एंड सैयद जिशान, कितने लोगों को क्लियर आ रही है? कृपया एक बार चैट बॉक्स में प्लीज थोड़ा यस करके लिख के भेजें। जिनको मेरी आवाज क्लियर आ रही है चैट बॉक्स में प्लीज राइट यस। थैंक यू। आई गेस एक या दो बच्चों को क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा अपने नेटवर्क का इशू थोड़ा सा चेक करें, ठीक है? और बेटा मैं इंसान हूँ, है ना? आपके एंड पे अगर इशू है तो आपको थोड़ा सा अपना वॉल्यूम या माउथ आपको इंक्रीज करना पड़ेगा भाई। मैं अपनी आवाज, मेरे में कोई वॉल्यूम नहीं लगा कि मैं बढ़ा दूंगा। एवरीवन इज गेटिंग क्लियर वॉइस, दैट मींस आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, राइट? तो कहीं ना कहीं आप या तो हेडफोन्स लगाइए, या आपके डिवाइस में कोई इशू आ रहा होगा, या आपके नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है, तो थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट कीजिए, ठीक है? चलिए खैर, तो हमने कहा यूनिट्स एंड डायमेंशन। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? आप बोलोगे सर एनी क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, ठीक है? आप बोलोगे कि सर एनी क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी, करेक्ट? मैंने कहा फॉर एग्जांपल, ठीक है, मास, मास को आप मेजर कर सकते हो, किसी का मास बता सकते हो 10 केजी है, ठीक है? तो आप बोलोगे कि सर मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी की हाइट मेजर कर रहे हो, किसी की लेंथ मेजर कर रहे हो, किसी का टाइम मेजर कर रहे हो, कोई स्पीड मेजर कर रहे हो, है ना, फोर्स मेजर कर रहे हो, एक्सेलरेशन मेजर कर रहे हो, तो ये सारी क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है? तो आप बोल सकते हो कि सर सबसे पहले हमारा टर्म होता है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। करेक्ट? सो बेसिकली आप बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। क्लियर? चलिए, मैंने कहा अगर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का कोई भी 2 चीजें चाहिए होती है हमको। ये कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप बोलते हो कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बेयर मिनिमम 2 चीजें चाहिए होती है। एक, हमने बोला अगर किसी का मास बताना है तो आप कितना लाओगे? बोले सर 10 केजी। 10 इज अ नंबर एंड केजी इज अ यूनिट। किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बोलेंगे सर 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है एट मिनिमम, एंड दोस टू थिंग्स आर बेसिकली, वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द अदर इज बेसिकली यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट इज मैग्नीट्यूड, राइट? 10 केजी में जो 10 होता है वो बेसिकली क्या होता है? मैग्नीट्यूड बोलते हैं उसको। और एक यूनिट चाहिए होती है। इन दो के बिना तो आप काम, अकेला न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो उससे भी काम नहीं चलेगा। मैंने कहा सर किसी चीज का मास बताना कितना है? आप बोलोगे 10। मुझे क्या पता आप 10 केजी बोल रहे हो, आप 10 ग्राम बोल रहे हो, आप 10 मिलीग्राम बोल रहे हो, आई कांट से दैट, राइट? आपने 10 बोल दिया, मैं क्या समझू इससे? तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड बताने से ही मेरा काम नहीं चलेगा। मैं केवल यूनिट बता रहा हूँ। इस बताना इस बॉडी का मास कितना, आप बोलोगे केजी। अब कितना केजी, है ना? तो आप बोलोगे केवल यूनिट बताने से या केवल
न्यूमेरिकल वैल्यू बताने से अकेला काम नहीं चलता, आपको दोनों ही चीजें बतानी पड़ेंगी। तो आप बोलोगे इससे अगर एग्जांपल की बात करोगे तो आप बोलोगे मास हो गया, है ना, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फॉर एग्जांपल इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 10 kg। तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट, ऐसे आप बोलोगे किसी की लेंथ बतानी है, ठीक है, लेंथ को मेजर करोगे तो लेंथ आपने मान लो बता दी, लेंथ इज इक्वल टू मान लो 10 मीटर बता दिया, है ना। तो आप बोलोगे दिस इज सम एग्जांपल्स कि सर एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई नीड वेयर मिनिमम टू थिंग्स, दैट इज वन इज मैग्नीट्यूड एंड अदर इज यूनिट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन वी मूव फॉरवर्ड। सो बोर्ड विजिबल नहीं है, बोर्ड नेटवर्क इशू। अच्छा, बाकी लोगों को भाई बार बार से ब्लर हो जा रहा है। अब सेट सही है, अब सही है। हो सकता है कभी कभी बीच में नेटवर्क थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, इसलिए चीजें मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें। और जब भी आप क्लियर है तो टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, ठीक है, मैंने कहा बात करते हैं आगे। हाँ जी, सो द थिंग इज, चलिए हमें ये तो पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि पुराने जमाने में हर एक को मेजरमेंट करने के अलग अलग तरीके होते थे। आपने बोला कोई अपने अपने लोकल लोकल एरिया में, क्योंकि पहले दूर दूर तो हम ज्यादा ट्रैवल करते नहीं थे, बहुत कम जाते थे, होता है कोई फुट में मेजर करता है, कोई मीटर में मेजर करता है, कोई सेंटीमीटर में मेजर करता है, सबके अपने अपने अलग तरीके थे। और सबका फुट, सब सबकी लेंथ, सबका मीटर, सबका सेंटीमीटर जो होता था वो अलग अलग होता था, तो बहुत दिक्कत होती थी, है ना। आप क्या बोलते हो कि सर सबका फुट, सबका मीटर, सबका सेंटीमीटर कैसा होता था, अलग अलग होता था, तो बहुत दिक्कत हुआ करती थी। तो हुआ ये कि डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव ने आपने बोला कि सर क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि सबके लिए डिफाइन कर दें भाई साहब कि भैया लेंथ को 1 मीटर में मेजर करना है तो 1 मीटर की लेंथ कितनी होगी, या 1 kg कितने अमाउंट को आप 1 kg बोलेंगे, ठीक है। या आप बोलोगे कितने टाइम को आप 1 सेकेंड बोलोगे। तो आप बोलोगे सर जब तक ये सिस्टम नहीं थे तो कुछ फेमस सिस्टम थे जो कई अलग अलग कंट्रीज यूज किया करती थी। वो फेमस सिस्टम कौन कौन से थे सर? एक था एमकेएस, एक था एफपीएस और एक था सीबीएस। ये कुछ सिस्टम थे आउट ऑफ मेनी सिस्टम्स। दीज वर सम फेमस सिस्टम दैट वर बीइंग यूज्ड इन द ओल्डर टाइम, ठीक है। आपने बोला एमकेएस सिस्टम में क्या होता था, सर लेंथ को, स्क्रीन साफ नहीं आ रही। बेटा बाकी लोगों को आ रही है, आपके एंड पे इश्यू है, प्लीज चेक योर नेटवर्क, अदरवाइज जस्ट रीजॉइन इट। मेरी तरफ से जब क्लियर होगा तो मुझे पता चल जाएगा, डोंट वरी। चलिए, हाँ भाई, मैंने कहा सर कि यहाँ पे लेंथ को किस में मेजर किया जाता था, मीटर में, मास को किस में मेजर किया जाता था, केजी में, और टाइम को किस में मेजर किया जाता था, सेकंड में। क्लियर है? तो आप बोलोगे ऐसे सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जा रहा था, ऐसे सिस्टम को हम बोलते थे एमकेएस सिस्टम। सिमिलरली कुछ जगह पे एफपीएस यूज करता था। एफपीएस मतलब जिसको लेंथ में फुट में मेजर करते थे, फुट, मास को मेजर करते थे पाउंड में, एंड टाइम को मेजर करते थे सेकंड में, ठीक है। ऐसे सिस्टम जिसको लेंथ में फुट में मेजर करते थे, पाउंड मास के लिए यूज करते थे और टाइम के लिए सेकंड यूज करते थे, ऐसे सिस्टम को हम बोलते थे एफपीएस। आज भी ये यूएस वगैरह में काफी फेमस सिस्टम है, ठीक है। लोकल लेवल पे आज भी बहुत लोग ये सिस्टम यूज करते हैं। सीजीएस क्या होता है, जिसको सेंटीमीटर में तो लेंथ मेजर करें, मास को आप मेजर करोगे ग्राम में और टाइम को आप मेजर करोगे सेकंड में, तो ऐसे सिस्टम को हमने सीबीएस बोल दिया। सो दीज वर फ्यू वेरी फेमस ओल्ड मेजरिंग सिस्टम्स, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन सबके यहाँ अलग अलग था, मुझे नहीं मालूम यार कितने केजी को कितना फुट बोला जाए, सॉरी कितने मीटर को कितना फुट बोला जाए, कितने केजी को कितना पाउंड बोला जाए, तो कन्वर्जन बड़ा डिफिकल्ट होता था। और सबके यहाँ फुट की लेंथ भी अलग होती थी भाई साहब। सबने अपने राजा के लेंथ, पैर की लंबाई को या ऐसे तलवे की लंबाई को उन्होंने क्या बोल दिया कि सर 1 फुट बोल दिया। अब हमारे यहाँ राजा होते थे टिंगे टिंगे से, किसी के यहाँ राजा होते थे बहुत तगड़े तगड़े से, तो भाई साहब सबके फुट अलग हुआ करते थे, ठीक है।
तो बहुत दिक्कत हुआ करती थी। तो फिर ये हुआ जब सब लोगों ने मिलके एक नया सिस्टम बनाया जो कि यूनिवर्सली आप कह सकते हो ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया, उस सिस्टम को बोला गया एसआई सिस्टम। क्या बोला गया? एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम ने इस सिस्टम को अपना बेस बनाया। क्या किया? एसआई सिस्टम ने एमके सिस्टम को अपना बेस बनाया। उसने बोला कि सर हम लेंथ को एसआई सिस्टम में मीटर में मेजर करेंगे, मास को केजी में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में। लेकिन केवल यही चीज नहीं, उन्होंने बोला और भी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमें मेजर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन्होंने और भी आपने बोला, तो उन्होंने बोला सर ऐसे तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, मैं किस किस के रेफरेंस सेट करते फिरेंगे हम? तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, बहुत स्टडी की उन्होंने, तो बोला कि यार ऐसी कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको आप बेस क्वांटिटी मान सकते हो, और बाकी सारी क्वांटिटीज उन बेस क्वांटिटी के टर्म में आप डिफाइन कर सकते हो। तो वो जो बेस क्वांटिटी को आपने नाम दे दिया फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, राइट? तो उन्होंने बोला कि देयर आर 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया? फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज के नाम पे एक कैटेगरी रखी। ठीक है, उसमें कितनी क्वांटिटीज रखी गई? उसमें 7 रखी गई। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके बाद आप बोलोगे कि सर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के बाद आप बोलोगे सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड लास्ट आप बोलोगे सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो 7 क्वांटिटी थी, इनको तो इन्होंने क्या बोल दिया? बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी बोल दिया। और इनकी जो यूनिट थी एसआई यूनिट, उनको इन्होंने बेस यूनिट्स बोल दिया। लेंथ को उन्होंने बोला एसआई सिस्टम में मीटर में मेजर किया जाएगा। किसमें मेजर किया जाएगा? मीटर में। इन्होंने बोला मास को किसमें मेजर किया जाए? केजी में। टाइम के लिए उन्होंने बोला कि सर सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट को उन्होंने बोला एम्पियर में। टेम्परेचर को बोला सर एसआई यूनिट क्या होगी? केल्विन। लोगों के दिमाग में होता है डिग्री सेल्सियस इज द वेरी प्रैक्टिकली यूज्ड यूनिट, मैं कहता हूं लेकिन केल्विन इज द एसआई यूनिट। ठीक है, आप जो स्टैंडर्ड है वो केल्विन है, केल्विन के आगे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये ध्यान रखिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आपने बोला कैंडेला, ठीक है, कैंडेला करके यूनिट है उसकी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप सब लोग जानते हैं, मोल में मिला करते हैं। तो दीज आर दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको आप दूसरी क्वांटिटीज के टर्म में जनरली डिफाइन नहीं करते, बल्कि बाकी सारी क्वांटिटीज इन क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन करोगे। ठीक है, ये 3 फ्रीक्वेंटली यूज है, लेंथ, मास, टाइम। इलेक्ट्रिक करंट आप टाइम वैसे पढ़े होंगे, टेम्परेचर भी आपका आएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब आप धीमे धीमे करके पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि आप बोलते हो जनरली किसी और के टर्म्स में डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, मैंने कहा सर दूसरे टाइप की जो क्वांटिटी थी उनको बोला उन्होंने डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। Derived quantities are the quantities which are basically defined in terms of fundamental quantities. आपने बोला कि सर बाकी बची जो भी क्वांटिटीज हैं जिनको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन करते हो, उनको हमने क्या बोल दिया? डिराइव्ड क्वांटिटीज बोल दिया। मैंने कहा फॉर एग्जांपल स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप बोलते हो डिस्टेंस मतलब लेंथ, टाइम मतलब टाइम। सर यानी कि हम दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए स्पीड को किस में रख दिया? डिराइव्ड क्वांटिटीज में, राइट? तो बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हो गया? दैट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, है ना? मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपने बोला स्पीड, है ना? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी?
डिस्टेंस की स्पीड क्या होती है? आप बोलोगे सर डिस्टेंस की स्पीड होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड। तो स्पीड की यूनिट इसीलिए क्या हो जाती है? आप बोलोगे सर दैट इज मीटर पर सेकंड। मैंने कहा सिमिलरली वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। That is again meter per second. How? The displacement is what? Length. करेक्ट। तो लेंथ शुड बी मेजर्ड इन मीटर और टाइम तो टाइम है सेकंड। तो आप बोलो इसकी यूनिट भी क्या हो जाती है? आप बोलो मीटर पर सेकंड। मैंने कहा सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप कह सकते हो फॉर नाउ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है सर? मीटर पर सेकंड है। तो आप बोलोगे सर मीटर पर सेकंड और डिवाइड बाय टाइम, टाइम इज अगेन सेकंड। मैंने कहा सॉल्व करोगे तो ये जो यूनिट निकल के आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एनी यूनिट्स। अगर आपको पता है वो क्वांटिटी क्या है, आपको कोई भी यूनिट्स रखने की जरूरत नहीं है। आप बोलते हो कि फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में आप उसकी यूनिट्स कोई सी भी बना सकते हो। मैंने कहा फोर्स आप बनाएंगे। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट आपको पता है, एक्सेलरेशन की यूनिट आपको पता है, आप दोनों रख के इसकी यूनिट निकालेंगे। वर्क, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर नाउ। तो आप वर्क की यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से किसी की भी एसआई यूनिट को आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इज देयर एनी डाउट इन दिस? एनीवन? एनीवन? एनी डाउट्स? अरे है तो बोलो, नहीं है तो मत बोलो यार। लेकिन मतलब मना तो करो कि सर नो डाउट, लेकिन कुछ बोलो भाई, क्लास अटेंड कर रहे हो यार। No, sir. इसे No, sir. स्क्रीनशॉट प्लीज। गुड गुड, थैंक यू। हाँ मतलब पता तो चलना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं ऐसे मतलब नहीं किसी को पढ़ा रहा हूँ या दीवारों को पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। बहुत ही सिंपल है पहला चैप्टर, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा सिंपल। और 2 क्वेश्चन देखे जाता है, इसलिए बोलता हूँ कि भाई साहब बहुत अच्छे से कर लेना आप। Garu Baba. Let me rejoin because I think there is some network issue. Now it should be clear, right? ऐसा हो जाता है, नेटवर्क इश्यू होता है, मुझे पता चल जाता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? तो उसको जनरली इस टाइप की चीजों को सॉर्ट आउट करने का तरीका होता है रिजॉइन करो, ठीक है? तो आप लोगों के साइड पे अगर कभी इंडिविजुअल लेवल पे कभी इशू हुआ तो सबसे पहला काम क्या करो, जल्दी से रिजॉइन किया करो, ठीक है? तो ताकि कोई चीज मिस भी नहीं हो। चलिए रहे, मैंने कहा सर ये तो हमने बातें की बेस क्वांटिटीज यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज की और डिराइव्ड क्वांटिटीज की। एक्चुअली देयर वाज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, जिसको बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। हाँ भाई, क्यों बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? देखो सीधी सी बात है कि सर कुछ क्वांटिटीज आई, इनफैक्ट 2 क्वांटिटी ऐसी आई जिनको वो लोग ना तो फंडामेंटल में पुट कर पाए ना उनको डिराइव में पुट कर पाए। तो उन्होंने उसको एक नया कैटेगरी दे दिया कि भाई साहब इन 2 क्वांटिटीज को आप एक अलग सेपरेट कैटेगरी में डाल दो, जिसको बोल दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। उसमें जो सबसे पहले आता है दैट इज प्लेन एंगल। प्लेन समझते हैं सब लोग?
Plane मतलब this board is a plane, this floor is a plane, this roof is a plane, this wall is a plane, a paper is a plane। मतलब समझ रहे हो ना, एक 2D इस तरीके का जो एक प्लेन होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन। प्लेन एंगल मतलब बेसिकली दो लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल की बात हो रही है। And why this called plane angle? Because these two lines can be drawn in a plane। किसी भी एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो और ये एंगल आपका इस प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो बहुत इजीली, इसलिए इसको बोला जाता है प्लेन एंगल। द एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस। आपने बोला इसको डिफाइन करने के लिए कि आप क्या बोलते हो, जहां पे ये दो लाइन आपकी कट कर रही हैं उस पॉइंट को सेंटर मान के एक किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करो जो कि यहाँ पे कट कर रहा हो दोनों को। तो जो रेडियस लिया होगा यहाँ से यहाँ तक का उसको आप बोलोगे रेडियस, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की आर्क लेंथ होता है इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ। ठीक है, so this plane angle is defined as theta is defined as basically arc length upon radius। ठीक है, the angle is defined as arc length upon radius। अब ये जो arc length है ये भी लेंथ है, रेडियस ये भी लेंथ है, अगर मैं मीटर अपॉन मीटर रखूंगा तो कैंसिल हो जाएगा है ना, और इनकी कोई भी यूनिट नहीं बनेगी। ठीक है, इसीलिए इनको और इसी वजह से इनको सेपरेट रखा गया। तो आप बोलते हो इसीलिए इनको एक यूनिट दे दी गई जिसका नाम दे दिया गया रेडियन। ठीक है, इसके लिए जो एसआई यूनिट दे दी गई आप बोलोगे इसकी जो एसआई यूनिट दी गई उसको बोला गया रेडियन। अब अभी तक आप लोगों ने एंगल को मेजर किया है डिग्री में, बट मैं आपको बता दूं अब आगे से आपको आदत आ जानी चाहिए कि बिकॉज अब आप मोस्टली एंगल को मेजर करने वाले हो रेडियन में। रेडियन इज बेसिकली एसआई यूनिट। आपको मैक्सिमम टाइम अब आपको रेडियन में लिखना आना चाहिए अपनी डिग्री यूनिट्स को, राइट। मैंने कहा देखो डिग्री और रेडियन में रिलेशन निकालना तो कैसे निकालेंगे, मैंने कहा सर अगर ये आर्क पूरा एक सर्कल होता, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं ये पूरा ऐसे ड्रॉ करूं कि एक सर्कल बन जाए तो आप बोलोगे एंगल कितना होगा, यू विल से दैट द एंगल विल बी 360 डिग्री। For a complete circle, the angle obtained by the arc at the center is 360 degree that we all know। ठीक है, आप बोलोगे सर अगर मैं डिफाइन करूं थीटा को आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो उस केस में जो आर्क लेंथ होगी वो पूरे सर्कल की आर्क की बात हो रही है, दैट इज 2 पाई आर। आर्क लेंथ विल बी 2 पाई आर फॉर द कंप्लीट सर्कल एंड रेडियस विल बी आर। ठीक है, ये वैल्यू किसमें आ गई, रेडियन में आ गई। आप बोलोगे दैट इज आर से आर कैंसिल, दिस मींस 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और यू कैन से दैट 2 से डिवाइड कर दो तो आप बोलोगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये रिलेशन हो गया। अब आप कभी भी रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप बोलोगे ऐसे फॉर एग्जांपल 90 डिग्री कितने एंगल को कहलाओगे, आप बोलोगे सर दैट इज पाई बाय 2 रेडियन। कोई मुझसे बोले 45 डिग्री क्या होगा, बोलोगे पाई बाय 4 रेडियन। 60 डिग्री क्या होगा, आप बोलोगे पाई बाय 3 रेडियन। 180 बाय 3 कितना होगा 60 ना, तो पाई बाय 3 कितना होगा। ऐसे ही आप बोलोगे 30 डिग्री इज पाई बाय 6 रेडियन। तो ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनको आपको अब रेडियन में लिखने की आदत डाल लीजिए, बिकॉज़ आप बोलेंगे रेडियंस में ही हम इसको यूज करते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी पहली सप्लीमेंट्री यूनिट जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यूनिट, उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। सिमिलरली एक और है दूसरी जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। आप सॉलिड एंगल क्या है, मैंने कहा देखिए सबसे सिंपल से आप एग्जांपल समझिए। वाटरमेलन है, वाटरमेलन तरबूज जिसको बोलते हैं। आप क्या करो एक ऐसे स्क्वायर कट करो, पूरा ऐसे चाकू से ऐसे करके स्क्वायर कट करो और आप ऐसे पूरा पीस बाहर निकालो तो आप एक ऐसे कोन शेप का आपका पीस निकल के आता है ना। तो आप बोलोगे जो कोन शेप की जो ऐसे स्क्वायर की जो चार साइड के कॉर्नर होंगे उस कॉर्नर से ऐसे नीचे बॉटम तक एक लाइन जा रही होगी। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि सर जो भी आपकी जो स्क्वायर के जो कॉर्नर से लेके सेंटर तक जो लाइन जा रही होंगी, ठीक है, आप ऐसी चार लाइनें ड्रॉ की क्योंकि स्क्वायर के चार कॉर्नर होंगे, ऐसे होता है ना कोन ऐसे शेप का। उन चार के बीच में ना सर्कुलर एंगल बन रहा होगा, उस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ओह किसको भाई दिक्कत आ रही है, शिवम नहीं शिवानी, शिवानी बेटा आपके एंड पे थोड़ी सी नेटवर्क इशू है, बाकी लोगों को क्लियर आ रहा है।
जब भी क्लियर नहीं आएगा मुझे पता चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। मेरी तरफ से अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं जनरली रीजॉइन कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो आपके एंड में थोड़ा इशू होगा तो प्लीज थोड़ा नेटवर्क को क्रॉस चेक करें, थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करें अपने आप को, इधर से उधर जहाँ आपको नेटवर्क बेस्ट मिल रहा हो, और रीजॉइन करें, ठीक है शिवानी। अगर स्क्रीन ब्लर होता है मुझे पता चल जाता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, तो आई जस्ट रीजॉइन, तो नाउ इट शुड बी क्लियर टू ओके सर। एवरीवन, ठीक है। मेरे एंड पे अगर इशू होगा तो मेरे को तुरंत पता चल जाता है। बात कर लेते हैं सॉलिड एंगल की। शिवानी प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज। यस सर। Mute yourself please. A disturbance is coming from your side. Thank you. चलिए, सॉलिड एंगल की बात करेंगे। सॉलिड एंगल की बात अगर हम करेंगे तो सॉलिड एंगल आपको समझ में आया, वो जो आपने एक कोन जैसा पीस निकाला था वाटरमेलन जो ऊपर ऐसे स्क्वायर टाइप का, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि उसके जो चार कॉर्नर्स थे, वो चार कॉर्नर्स को जब आप ऐसे एंड तक ज्वाइन करोगे तो उन चारों लाइनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड है ना, वो 3D है, उसको आप 2D पे इतना इजीली नहीं दिखा सकते, ठीक है। सो दैट्स अ 3D, इसलिए दैट्स व्हाट वी कॉल सॉलिड एंगल। तो मैं थोड़ा सा एक कोशिश कर लेता हूँ हमेशा, इस तरह ये कैसा दिख रहा होगा, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ 3D फिगर बनाने का। ये ऐसे है ना, ये कॉनिकल शेप का जो होता है ये, और ये चौथी साइड पीछे आ रही होगी, ये जो एंगल बनेगा सारी साइड के बीच में, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। आप बोलोगे कि सर ये यहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं, यहाँ से देखो कोई भी लाइन की लेंथ को आप बोल देते हो रेडियस, ये जो एरिया है स्क्वायर ऊपर का, इसको आप बोल देते हो एरिया। तो ये जो सॉलिड एंगल है, ठीक है, ये चारों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, एंड दैट इज डिफाइंड एज एरिया अपॉन रेडियस इसका स्क्वायर, ठीक है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया इज बेसिकली लेंथ का स्क्वायर, L into L, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। रेडियस इज अगेन लेंथ, और उसका स्क्वायर कर रहे हो तो लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर अगेन ये यूनिट कट रही होगी, तो आप कोई भी यूनिट नहीं मिल रही होगी, इसलिए इसका जो यूनिट का नाम दे दिया जाता है, उस यूनिट का नाम दे दिया जाता है स्पेरेडियन। क्या नाम दे दिया जाता है? स्पेरेडियन। इसके बारे में अपन हार्डली कभी बात करेंगे, ठीक है, ये तो आपका फ्रीक्वेंटली यूज होगा, इसके बारे में अपन हार्डली कभी बात करेंगे। तो बस हमें इसके बारे में बस इतना डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये है क्या सॉलिड एंगल, एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंदर इसको रखा जाता है। एनी डाउट इन दिस? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सर सॉलिड एंगल ओम से रिप्रेजेंट होगा। सॉरी, हाँ उसके लिए Solid इस टाइप का सिग्मा जैसा ओमेगा भी तो होता है। क्या हो गया बेटा? तो ओमेगा ओमेगा से भी कर सकते हो, बट ओमेगा से हम सॉलिड एंगल नहीं करते जनरली। इसी आप इस ओमेगा की बात करो, किसकी बात कर रहे हो? सर ये सर इसी की कर रहा है। इससे अपन जनरली नहीं करते, क्योंकि ये अपने बहुत ज्यादा यूज होगा, आपकी पूरी फिजिक्स में ओमेगा यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसका अलग अलग तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इन सब के लिए बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होता है, ओके सर। ठीक है। सिंपल है, इसको जो यूज करना है, मेरे को अभी लिख दिया जाए ए से यूज करने लगो तो मैं ए से यूज करूंगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन में कहीं ए से बोलेगा तो लिख के बोलेगा, नहीं तो स्टैंडर्ड तरीका होता है, वो बोलता है वो कभी भी अगर आएगा तो, ठीक है। चलिए, आई होप यू पीपल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। बहुत बेसिक डेफिनेशन कर रहे हैं अभी, ठीक है। In fact, now the most interesting part will start now. Okay? What is dimension? जिससे क्वेश्चन आते हैं, इनसे तो क्वेश्चन हार्डली कोई क्वेश्चन आता है, ये तो बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि भाई होता क्या होती है। So basically, now we are going to talk about dimension. ठीक है, अभी तक हमने बात की थी क्वांटिटी एंड देयर यूनिट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायमेंशन। ये डायमेंशन क्या होता है? देखिए, अभी हमने देखा कि सर डिराइव क्वांटिटीज होती हैं, डिराइव क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट होती हैं, किसी की पावर 1 है, किसी की पावर 2 है, किसी की पावर -2 है। देखा ना, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेंथ की पावर 1 थी और टाइम की पावर -2 थी,
है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था एक्सेलरेशन की बात की जब अपन ने। तो आप बोलोगे सर डायमेंशन यही बताता है कि किसी भी क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज की कौन कौन सी पावर्स प्रेजेंट है। ठीक है, डायमेंशन क्या बता रहा है कि किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट हैं और उनकी कौन कौन सी पावर आपकी प्रेजेंट है। दैट इज बेसिकली आप कह सकते हो डायमेंशन से हमको पता चलता है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल देखिए स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड के अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि डायमेंशन, किसी की डायमेंशन की बात करें तो ये डायमेंशन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे स्पीड लिख रखा है दैट मींस वी आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड। स्पीड का मैग्नीट्यूड में हम इंटरेस्टेड नहीं है, क्या है हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है, हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। अच्छा स्पीड अगर आप देखो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज लेंथ। तो आप बोल सकते हो बेसिकली आप ये इसको ऐसे लिख सकते हो, लेंथ की डायमेंशन लिखोगे अपॉन टाइम की डायमेंशन लिखोगे। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना ये तो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज बेसिकली एल टी माइनस वन। एल की पावर यहाँ पे 1 है और टी की पावर -1 है। तो आप बता सकते हो कि स्पीड में दो फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट है, लेंथ और टाइम। लेंथ की पावर 1 है और टाइम की पावर -1 है बिकॉज वो डिनोमिनेटर में लाई करता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप लिखोगे स्पीड की डायमेंशन लिखोगे एल टी -1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। बोथ आर करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट एंड दिस इज आल्सो करेक्ट। m की पावर 0, अच्छा किसी की पावर 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है 1, x की पावर 0 इज 1। तो m की पावर 0 का हटा के यहाँ 1 लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो आप बोल सकते हो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका होता है कि हम कम से कम 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को जरूर रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन लिखते टाइम। बट ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये कोई गलत बोल देगा, नहीं गलत नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए दोनों ही चीजें करेक्ट हैं, आपके ऑप्शन में किस फॉर्म में दी गई है दैट डिपेंड। ठीक है, तो आपको उस तरीके से पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सर स्पीड में मास की कोई डायमेंशन प्रेजेंट नहीं है, लेंथ की आप बोल सकते हो पावर 1% है और टाइम की पावर -1% है। तो ये आपको बता रहा है डायमेंशन। तो आप बोलोगे स्पीड की डायमेंशन क्या है ये। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन भी यही होगी क्योंकि वो भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, भी आपने देखा था मीटर पर सेकंड यूनिट आ रही थी उसकी। तो आप बोलोगे सर सेम डायमेंशन आएंगी वेलोसिटी की। जहां पे भी नहीं समझ में प्लीज वहीं पे मुझे टोक देना, वेट मत करना आगे जाने का। मैंने कहा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है सर, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आप बोलोगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्या है एल टी -1 अपॉन टी। तो बेसिकली या फिर आप एक काम करो m भी लिख लो यहाँ पे, m की पावर 0 एल टी -1 और इसके लिए टाइम। तो आप बोलोगे टाइम ऊपर जाएगा तो फिर से पावर -1 हो जाएगा, तो ये पावर -1 और ये पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2। एनी डाउट इन दिस? ओ स्क्रीन ब्लर हो गया क्या? वेट लेट मी रीजॉइन वन। I'm just rejoining because I think a little bit screen is blurred. हाँ now it should be clear, right? हाँ, तो मैंने कहा सर एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो होंगी वो कैसे लिख सकते हो, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर फोर्स की लिख लो। फोर्स इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप लिखोगे फोर्स की डायमेंशन लिखने का तरीका क्या है कि मास की डायमेंशन को एक्सेलरेशन की डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मास की डायमेंशन मतलब m की पावर 1, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन तो ये है ही, तो आप दोनों कंबाइन करोगे। अब मैं थोड़ा सा टाइप लिख पा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को कहीं दिक्कत हो जरूर आना।
So that will become m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर mlt माइनस 2 भी इसको हम बोलते हैं, राइट। ये हो गई फोर्स की डायमेंशन। कहीं पे भी किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो प्लीज वहीं टोक देना, नहीं समझ में आया तो बोल देना। सबको समझ में आए इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। आपको एक बार में समझ में आ जाए ऐसा तो जरूरी नहीं है। आप ये मत बदलवा सोचिएगा मैं बहुत बेसिक चीज पूछ रहा हूं, हो सकता है सर बदलवाना ये भी यही लाइन सोच के बैठा है। हाँ सर ये लाइन फिर से बताइए तो, कौन सी वाली बेटा? सबसे नीचे वाली। ये मास इनटू एक्सेलरेशन। किस सर? एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है? m0 l की पावर 1 t की पावर -2। जी ठीक है, और मास क्या है? मास मतलब फंडामेंटल है, मतलब उसमें केवल मास होगा, केवल m की पावर 1। जी तो m की पावर 1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो m की पावर 1 और m की पावर 0 मिला के क्या हो जाएगा? m की पावर 1 वन x की पावर m into x की पावर n is x की पावर m plus n, पता है ना? एल पर पावर वन। है ना? जी तो m की पावर यहाँ 1 हो गया जी और lt minus 2 का एडिशन से जी सर। क्लियर है। तो दैट इज बेसिकली फोर्स की जी डायमेंशन। देखो वैसे मैं रटने को कुछ नहीं बोलता कि आपको सारी चीजें रटी होंगी डायमेंशन, बहुत अप्रोक्सीमेटली 64 या 65 क्वांटिटीज आप पूरे उसमें पढ़ने वाले हो, पूरे 11 12 के सिलेबस में। सबकी डायमेंशन मैं गारंटी देता हूँ कोई नहीं रख सकता, ठीक है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा जो रख सकता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई नॉर्मल पर्सन रख सकता है, कोई एब्नॉर्मल कोई अगर रख पा रहा हो तो बोलते हैं। बट हाँ हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है किसी का तो आप बड़े आराम से डायमेंशन निकाल पाओगे। अब मैं आपको बोल देता हूँ, आपको किस चीज की निकाल के देखनी है? प्रेशर, ये सब क्वांटिटीज तो आप पढ़ चुके होते हैं ना। वर्क, एनर्जी, थोड़ा बहुत तो आइडिया होता ही है ना सबके बारे में। मैं बहुत ज्यादा टफ वाली नहीं दे रहा हूँ। टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, एंड एरिया, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी क्वांटिटीज बेसिकली बहुत बेसिक बेसिक क्वांटिटी आपने पढ़ रखी होंगी, इनका कहीं ना कहीं आपको रिलेशन पता होगा। तो इन सब के आपको डायमेंशंस लिखना आना चाहिए। देखो भाई साहब, कहीं से लिख के लिख लोगे तो उससे फायदा नहीं होगा। खुद कोशिश करना डायमेंशंस को फाइंड आउट करना, फिर भले ही क्रॉस चेक कर लेना कि आपने डायमेंशन सही लिखी है या नहीं लिखी है, ठीक है, किसी भी सोर्स से। एंड कोई अगर नहीं समझ में आए तो कैसे निकलेगी, देन यू कैन आस्क टू मी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसमें ओके, फिर से ब्लर हो रहा होगा स्क्रीन। लेट मी रीजन वंस। अभी सही चल रहा है क्या स्क्रीन? और शुड आई रीजन? हाँ जी सर सही है। चलो फिर टेक द स्क्रीनशॉट। मुझे ऐसा लगा शायद अभी तो शायद ठीक है। अगर ब्लर होगा तो सही है टेक्निकल सर। रीजन। हाँ जी बोलिए। ब्लर होगा तो लेट मी रीजन। सर मिटाइएगा नहीं, रुकिए एक मिनट। हाँ बेटा, डोंट वरी डोंट वरी, मैं रीजन कर रहा हूँ तो आपको बिल्कुल मौका दूंगा स्क्रीनशॉट का, डोंट वरी। टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। जी सर दे रहे हैं। तो ये तो हुआ कि सर हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस को कैसे लिखेंगे। हम डायमेंशन की एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं। तभी तो डायमेंशन पे कई बार क्वेश्चन आया कि इसका क्वांटिटी का डायमेंशन बता दो, इस क्वांटिटी का डायमेंशन बता दो ऐसा, ठीक है। तो क्वांटिटीज आती है, मैं कहता हूँ, और कई बार वो डायमेंशन के क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन पे। तो डायमेंशन की एप्लीकेशन पे जाने से पहले एक सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस।
तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, जरा देखो। देखो भाई, मैं बोलूं आपको, अगर नोट्स में लिखना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या, तो मैं आपको बोलूंगा उसमें आप सिंपली लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में कि भाई साहब, गधों को गधों से जोड़ना है, घोड़ों को घोड़ों से जोड़ना है, और हाथियों को हाथी से जोड़ना है। ठीक है, कभी भी गधों को घोड़ों से नहीं जोड़ना है, घोड़ों को हाथी से नहीं जोड़ना है, हाथी को गधों से नहीं जोड़ना है, किसी का बस ध्यान रखना है बस। क्लियर? व्हाट डज इट मीन? आपने बोला कि सर अगर मैं आपको बोलूं दो ऑरेंजेस आपके पास हैं, मैंने आपको दो एप्पल आपको दिए, आप क्या बोलोगे, क्या मेरे पास 4 ऑरेंजेस हो गए? बोलोगे नहीं सर, ऑरेंजेस अभी भी 2 ही है, दो एप्पल आपने दिए, राइट? तो इसका मतलब ये कि आप ऑरेंज में एप्पल नहीं ऐड कर सकते, दो ऑरेंज प्लस ऑरेंज मिला के 4 ऑरेंज हो जाते हैं, 4 नए ऑरेंज हो जाते हैं। ठीक है, बट आप बोलोगे, तो यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप चाहो तो अपने स्टेटमेंट में लिख सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, ओनली quantities having same dimensions can be added, subtracted or equated। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हो, quantities having same dimensions can be added, subtracted or equated। What does it mean? कि सर कोई भी दो क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि घोड़ों में घोड़ों को ऐड करना, गधों में गधों को ऐड करना। ठीक है, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कोई क्वांटिटी लिखी है c इक्वल टू a प्लस बी, ये कोई रिलेशन लिखा है क्वांटिटीज के बीच में, अलग अलग क्वांटिटीज हैं, ये c अलग है, a अलग है और b अलग है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि सर देखिए, a और b अगर ऐड किए जा रहे हैं आपस में, दैट मीन्स a की डायमेंशन और b की डायमेंशन बराबर सेम होनी चाहिए। ये क्वांटिटीज अलग अलग हो सकती है, बट इनकी डायमेंशन कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा सर दैट शुड बी सेम एज दैट ऑफ c। सर ये आपने कैसे लिख दिया, देखो, मैंने कहा देखो ये c को आपने a प्लस बी से इक्वेट किया है, इसका मतलब c की डायमेंशन और a प्लस बी की डायमेंशन कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैंने कहा सर ये तो ठीक है, ये तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि सर अगर दो क्वांटिटीज को आप इक्वेट कर रहे हो तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अब a प्लस बी, जरा बताओ, दो ऑरेंज को दो ऑरेंज से ऐड करोगे तो ऑरेंज मिलेगा ना, किसी की स्पीड को दूसरी स्पीड से ऐड करोगे तो अल्टीमेटली स्पीड ही मिलेगी ना। मतलब a प्लस बी को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी तो a या b जैसे ही आएगा, a और b सेम ही तो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो a प्लस बी है दैट इज सेम एज दैट ऑफ a और b, है ना। दो ऑरेंज को ऐड करोगे तो रिजल्ट भी तो ऑरेंज ही मिलेगा ना। तो ये दो ऑरेंज है, रिजल्ट भी क्या आएगा, ऑरेंज के बराबर ही आएगा। ए भी ऑरेंज है और बी भी ऑरेंज है ना। स्पीड को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट तो स्पीड ही आएगा। ए और बी दो अलग अलग स्पीड है, इनको ऐड करो तो नई स्पीड आएगा, मतलब डायमेंशन तो इनके बराबर ही आएगी ना। या डिफरेंट सब्ट्रैक्ट करो तो भी आप बोलोगे आंसर स्पीड में ही आएगा, तो भी आप बोलोगे डायमेंशन। इसलिए मैं डायरेक्टली ये चीज लिख सकता हूँ कि सर इस केस में ऐसा होगा बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर एक और एग्जांपल दे दो। मैंने कहा इफ d इज इक्वल टू ab प्लस c, अगर ऐसा है तो देखिए ये और ये आपस में ऐड हो रही है, मतलब आंख बंद करके लिख दो, ए बी की जो डायमेंशन है वो सी के बराबर होगी। आया ना, आंसर बिल्कुल होगी। और आप बोल सकते हो कि जो डी की डायमेंशन है दैट आल्सो, यहाँ पर डी की डायमेंशन ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि डी की डायमेंशन पूरी ए बी प्लस सी के बराबर होनी चाहिए, और ए बी प्लस सी इंडिविजुअली ए बी या सी के बराबर होंगे, तो आप बोलोगे डी के बराबर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत है इसमें, इस टाइप की चीज में कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट्स इसमें अगर आपको है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ भाई, किसी भी तरीके कोई डाउट, चलिए दें इसको आप नोट डाउन करके नो सर। No, sir. now we'll move on to the application of dimension।
पहली एप्लीकेशन हम बात करेंगे डायमेंशंस की एप्लीकेशन में, सबसे पहली एप्लीकेशन की बात करेंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन जो है दैट इज यूनिट कन्वर्जन। हालांकि ये एप्लीकेशन की डायमेंशन है, मैं आपको कहता हूँ सर इसको आप यूनिट के फॉर्म में ही सॉल्व किया करें हमेशा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपको यूनिट कन्वर्जन वाली जो एप्लीकेशन है उसको आप यूनिट के टर्म में ही सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इजी होता है। मैंने कहा सर ये है क्या? देखिए आपको पता है कि सर एसआई यूनिट तो सबकी पता होती है, बट अदर सिस्टम्स भी तो काफी यूज होते हैं। सीडीएस जैसे हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं। दैट डजंट मीन कि हमेशा हम एसआई में मेजर करेंगे, है ना। तो आप बोलोगे चलो एसआई में अगर आपको कन्वर्ट करना है या एसआई को आपको किसी अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलते हो उसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्टर। मैंने एग्जांपल से समझेंगे ज्यादा बेटर होगा। आप बोलते हो कि सर 1 न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट होती है एसआई? आप बोलोगे फोर्स की। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है उसका नाम रखा होता है न्यूटन। मैंने कहा सर ऐसे ही अगर इसकी सीडीएस यूनिट की बात करो तो दैट इज डायन। मुझे नहीं मालूम कि सर इनमें क्या रिलेशन है। देखो ये तो दुनिया को पता होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो हमको पता ही होता है ना। ये लेंथ की एसआई यूनिट है और ये लेंथ की सीजीएस यूनिट है। और हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, कहीं से तो आपने फाइंड आउट किया होगा पहली बार। तो ऐसे ही आप बोलते हो कि ये इसकी एसआई यूनिट है और ये इसकी सीजीएस यूनिट है। आपको बताना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डायन होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। दैट इज कॉल्ड यूनिट कन्वर्जन। तो एक्स की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है फाइनली। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात। अच्छा इसमें आप क्या पढ़ेंगे, छोटी सी बात पढ़ेंगे, देखिए n1u1 is equal to n2u2। अगर आपने एक मेजर्ड क्वांटिटी को, फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर ये 1 मीटर ले लो, 1 मीटर एक क्वांटिटी है, मैं कहता हूँ कि सर यूनिट चेंज कर दूंगा, मीटर की जगह पे कोई और यूनिट यूज करूँ, तो डेफिनेटली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी तो चेंज हो जाएगी। बट आप कह सकते हो कि पहले सिस्टम में आपने जो वैल्यू मेजर की है या दूसरे सिस्टम में आपकी जो वैल्यू आई दैट शुड बी इक्वल, है तो वो सेम ही चीज ना। आप इसे 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, है तो चीज ही ना, सेम ही चीज है ना, अलग अलग तो नहीं। तो अगर आपने सिस्टम चेंज कर दिया है और क्वांटिटी सेम रखी है तो यार दोनों ही सिस्टम में आपकी जो वैल्यूज हैं वो सेम आनी चाहिए, है ना। मतलब 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर सेम चीज होनी चाहिए। आपने बोला कि पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है तो उसकी यूनिट का नाम भी u1 है। अगर आपने यूनिट को चेंज कर दिया, u2 यूज कर रहे हो और तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गई होगी। लेकिन बता तो रहा हूं बेटा यार, पहले पूछने लगते हो। तो आप क्या बोलोगे कि सर इस सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगी और इस सिस्टम की यूनिट जो होगी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो अलग होगी, करेक्ट। बट दोनों चीजें तो सेम ही होगी ना, सेम चीज की लेंथ है ना, तो आप इनको बराबर में लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा, देखो ये इसके लिए n1 हो गया और m इसके लिए u1 हो गया, ये यूनिट हो गई। दूसरे सिस्टम में ये सेंटीमीटर के लिए यूनिट 2 हो गया और आप बोलोगे 100 क्या हो गई, यूनिट वैल्यू। लेकिन मैं लिखूंगा तो ऐसे ही ना, दिस कैन बी written right because these are the same thing। तो इन शॉर्ट यहाँ से एक चीज और समझ में आता है कि सर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अगर आपकी यूनिट बड़ी है तो उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू कम आएगी, अगर आपकी यूनिट छोटी है तो उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी। दैट इज n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ठीक है, मीटर एक बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू दी सेंटीमीटर। तो मीटर के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो 1 आया एज कंपेयर टू सेंटीमीटर के साथ कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू, 100। तो क्योंकि मीटर एक बड़ी यूनिट थी इसलिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आई, जबकि सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट थी इसलिए इसके साथ वाली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बड़ी आई। सो आप ये कह सकते हो कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होता है। अगर यूनिट बड़ी होगी तो उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी और अगर यूनिट छोटी होगी तो उसके साथ वाली न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, है ना। तो आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर। एक छोटा सा कंसेप्ट टाइप है जिसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं, है ना। है मैंने कहा सर देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम ही तो बात कर रहे हैं, बस सिस्टम अलग अलग हो गया। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है, इसकी यूनिट पता है। सर इसकी यूनिट तो पता है बट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इज अननोन। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो कैसे करते हैं। मैंने कहा देखो इसको डायमेंशंस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ कि
आप बेसिकली इसको क्या करो, आप इसको कन्वर्ट करो। अच्छा, SI यूनिट फोर्स की तरह देखो क्या होती है। आपने बोला फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा भैया, यूनिट की अगर हम बात करें मास की होती है किलोग्राम। ऐसा यूनिट क्या होती है? मास की किलोग्राम। और एक्सीलरेशन की हम ऑलरेडी निकाले थे, बोलते मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्चुअली फोर्स की जो SI यूनिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। बट आपने बोला इसका एक नया नाम दे दिया, वन, इसी SI यूनिट को आपने क्या कर दिया? नाम दे दिया। ऐसे लिख लूं मैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो आप बोलते हो कि इसी को हमने नाम दे दिया और उसको हमने बोल दिया डायरेक्ट इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, इसी को तो 1 न्यूटन बोला आपने। मैंने कहा सर यानी हम इसको वापस से ऐसे लिख लें, तो मैंने कहा इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 न्यूटन को लिखा है ना, तो 1 न्यूटन को क्या लिखूं? 1 किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -2, ऐसा लिख सकता हूँ। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो इसका मतलब दाएं भी तो ऐसे ही होगा। The side of the blackboard is not visible. So right side of the blackboard is not visible. आपको वर्टिकल में देख रहे हो या हॉरिजॉन्टल में देख रहे हो आप अपने मोबाइल में? प्लीज So horizontal में। हॉरिजॉन्टल कर रखा है फिर भी। बाकी लोगों को कहाँ तक विजिबल है? नो सर। जी सर, मतलब नहीं विजिबल है? आती है सर। आ रही है? सर विजिबल है। Yes sir, अब visible है। नहीं सर, अभी नहीं है। चलो ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत कभी कटता है। अदरवाइज ध्यान रखना कि हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कुछ लोग उसको वर्टिकल में देखेंगे तो काफी कम चीजें दिखती हैं। तो ऊपर जो आपका रोटेटेड स्क्रीन वाला ऑप्शन है, प्लीज उसको है ना अलाउ किया करें और हॉरिजॉन्टल में देख लिया करें। चलिए भाई, सर एफ ठीक क्या है। है? एफ क्या है? कहाँ से आया? एफ क्या है? जी। एफ इज फोर्स बेटा। ओ, We are talking about 1 Newton, right? Newton is the SI unit of force. जी ठीक है। जी सर। चलिए, so 10 to the 5 निकलेगी 10 की पावर 5। हाँ बेटा, मुझे मालूम है आपको याद है ना। बाकी लोगों को नहीं पता, उनके लिए तो सॉल्व कर दूं मैं। ओके सर। ओके, मैंने कहा सर न्यूटन को हमने यहाँ से देखो इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो हमने न्यूटन को लिख दिया किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -2। मैंने कहा अगर ये सीजीएस यूनिट है, डायन क्या एक सीजीएस यूनिट है, ये हमको पता है, मैं ऑलरेडी आपको बोल भी रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, जहां जहां पे ये है इसकी जगह पे सीजीएस कन्वर्जन आ जाएगा। तो एक्स को तो आप एक्स रखो, डायन को क्या लिख सकते हो? किलोग्राम की जगह पे डेफिनेटली वो ग्राम की पावर 1 होगा, मीटर की पावर 1 की जगह पे वो सेंटीमीटर की पावर 1 होगा। सारी चीजें सीजीएस में कन्वर्ट हो रही होगी, क्वांटिटी तो सेम ही है ना। और सेकंड की जगह पे तो सेकंड ही होगा, तो आप बोलोगे सेकंड की पावर -2 होगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। डायन इज अ सीरीज यूनिट, मैं आपको बोल भी रहा हूँ। तो आप बोलो एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, मैंने कहा ये बाकी चीजें यहाँ रख दो उठा के, करेस्पॉन्डिंगली नीचे रख दो। तो आप बोलोगे एक्स को मैं इधर ले लेता हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1 को पहले रखा, किलोग्राम के नीचे मैंने ग्राम रख दिया और होल पावर 1, मीटर के नीचे मैंने सेंटीमीटर रख दिया एंड दैट इज होल पावर 1। एंड सिमिलरली आप बोलोगे सेकंड के नीचे मैंने सेकंड रख दिया और होल पावर 1। अब आप या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। मैंने कहा सर मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 into किलोग्राम इज बेसिकली 10 to the power 3 ग्राम अपॉन ग्राम होल पावर 1। मीटर इज बेसिकली 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 1। और सेकंड तो सेकंड ही है भाई साहब, दोनों ही सेकंड है, तो आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। देखो ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर दो, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल कर दो और सेकंड को सेकंड से कैंसिल कर दो तो 1 आ जाएगा। अब देखो ये 10 की पावर 3 की पावर 1 है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 into 10 to the power 3। ये 10 की पावर 2 की पावर 1 मतलब हो गया 10 की पावर 2, और ये तो 1 की पावर -2 यानी 1। तो बेसिकली x की वैल्यू देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10 की पावर 5, ये आ गया x की वैल्यू।
x की वैल्यू 10 की पावर 5 अगर आ गया है, इट मींस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड कि भाई साहब अगर आपको एक यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन इजीली कन्वर्ट। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट थी और ये इसकी सीडीएस यूनिट थी, और आपने उनमें आपस में रिलेशन निकाल दिया। एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला है वैसे ही आपको भी सॉल्व करना होगा। हमेशा जब भी करो कभी मिस्टेक नहीं होगी। एक तो कुछ लोगों के दिमाग में होगा स्पीड करने का, स्पीड इंक्रीज करने का होता है स्टेप स्किप करके सॉल्व करना सीख जाओ। जहां आपने स्टेप स्किप किए, स्पीड तो छोड़ो, क्वेश्चन चला जाएगा आपका। ठीक है, पहली बात तो कोई भी कभी भी गलती से भी किसी भी स्टेप को स्किप करने की जल्दबाजी ना करें, गलती ना करें, वरना आते हुए क्वेश्चन गलत कर जाओगे। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस। आप यू विल गेट सफिशिएंट टाइम टू सॉल्व रिक्वायर्ड क्वेश्चंस इन द एग्जाम पेपर। ठीक है, कभी भी आपको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी अगर आपको क्वेश्चंस आते होंगे तो। क्वेश्चंस आते नहीं होंगे तो फिर टाइम की तो बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ेगी, आपको सॉल्व भी नहीं करने पड़ेंगे, है ना। तो ध्यान रखें कि हमेशा प्रॉपर स्टेप से करेंगे, कभी भी आप सिली मिस्टेक करके नहीं आएंगे। वरना ऑन एन एवरेज एवरी स्टूडेंट जो दिन को क्वेश्चंस आते हैं वो 2 से 4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक में गलत कराते हैं। अगर मैं 2 क्वेश्चन भी मान लूं एट मिनिमम एक सब्जेक्ट में, तो ऐसे करके 4 सब्जेक्ट, या हम चलो बायो को एक सब्जेक्ट मान लेता हूँ और केमिस्ट्री, और अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ 3 सब्जेक्ट मानूं तो 6 क्वेश्चन आप अगर सिली मिस्टेक से गलत करके आते हो, मतलब आते हुए क्वेश्चन गलत करके आए। 6 क्वेश्चन का मतलब होता है 30 मार्क्स आप आते हुए लॉस करके आए। 30 मार्क्स में तो भाई साहब सिलेक्शन चला जाता है। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करें, कभी भी स्टेप स्किप नहीं करें, टाइम की कमी नहीं होगी इस बात की गारंटी मैं दूंगा। लेकिन अगर आप स्किप करोगे तो मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं होगी। ठीक है, मैंने कहा देखो अब ऐसे ही एक आपको मैं होमवर्क ले दे रहा हूँ, आप लोग खुद करेंगे कि सर जूल जो होती है वो वर्क या एनर्जी की एसआई यूनिट होती है, ऐसे ही इसकी जो सीडीएस यूनिट होती है वो होती है अर्थ। ये तो आपको पता ही है जूल किसकी यूनिट होती है, इतना बेसिक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ी सी बेसिक नाम तो सुने होते हैं, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, जूल हो गया, है ना। ये चीजें आपने सुनी होती है, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, ज्यादा नहीं करता मैं। तो आप बोलोगे जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी, और दिस इज अर्थ इज द एसआई यूनिट ऑफ, सॉरी सीडीएस यूनिट ऑफ व्हाट, सेम एनर्जी और वर्क। आपको बताना ये रिलेशन कितना, मतलब बेसिकली यू हैव टू फाइंड द एक्स। जैसे ये क्वेश्चन क्या था, एग्जैक्टली सेम स्टेप से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो और आपसे आंसर आना चाहिए। ठीक है, इस पूरे में स्क्रीन में कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, मैंने कहा सर इसी का कन्वर्जन का ही एक और एप्लीकेशन, एक डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो कर देखते हैं। इसी का एक और डिफरेंट टाइप है बेसिकली, है ना, एप्लीकेशन पहली चल रही होगी। बोलता क्या है, ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बोल देते हैं। उसने बोला कि सर इफ एनर्जी E velocity V and time T, इनको आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया। आपने बोला कि सर इंस्टेड ऑफ, आपने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी हैं उसको हटा के आपने किसी नए सिस्टम में ये जो 3 क्वांटिटीज हैं इनको आपने फंडामेंटल मान लिया है। ठीक है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में, कई बार हो रहा है, ये भी इनफैक्ट ये नीट के क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, आपने बोला कि सर ये मेरा नए सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मुझे इस सिस्टम में मास की डायमेंशन पूछी है। अब मेरा मास फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है ना, नए सिस्टम में तो फंडामेंटल क्वांटिटी एनर्जी है, वेलोसिटी और टाइम है। तो मुझे बताएंगे इस सिस्टम में मास
मास की क्या डायमेंशन होगी वो मुझसे पूछा गया। मैंने तो देखते हैं, मैंने कहा बेसिकली आप बोलोगे कि मास की जो डायमेंशन होंगी तो ऐसे तो लिखोगे, मास की डायमेंशन का आप लिखोगे मास सम एनर्जी की पावर ए होगी, वेलोसिटी की पावर बी होगी और टाइम की पावर सी होगी। डायमेंशन ऐसे तो लिखोगे नए सिस्टम में, है ना। एनर्जी की पावर ए होगी कुछ, वेलोसिटी की पावर बी होगी कुछ और टाइम की पावर सी होगी कुछ, ठीक है। और यही एबीसी तो मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने कहा हाँ सर। अच्छा यार ये क्वांटिटी तो वही है ना जो हमारे फंडामेंटल सिस्टम में थी, वही इस नए सिस्टम में भी क्वांटिटी थोड़ा चेंज हो गई है। क्वांटिटी तो मास मास ही है, मास का मतलब वही है, मास की सारी चीजें वही है, बस इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका शिफ्ट हो गया है ना। तो आप बोलोगे मास को इनके टर्म्स में डिफाइन करना है तो क्या हो गया, आप बोलते हो कि सर मास की जो डायमेंशन है वो वैसी ही रहेगी अगर हम इनसे कंपेयर करें। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा एनर्जी की डायमेंशन बताओ कैसी होती है। मैंने कहा एनर्जी क्या है, एनर्जी इज वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो एनर्जी की डायमेंशन जो आएंगी फोर्स इनटू डिस्टेंस से आप लोग सॉल्व करके दिखा सकते हो, वो आएंगी एम एल स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी की जो डायमेंशन आती है काफी स्टैंडर्ड होती है, तो आप बोलोगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वेलोसिटी की डायमेंशन हम आप काफी बार निकाल चुके हैं, अब तो याद भी हो गई होंगी, एल टी माइनस वन। L_1 टाइम की डायमेंशन टाइम के बराबर है। m0 Yes? L_t-1 इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू की पावर ए होगा, L_t-1 ठीक है। आप बोलोगे एल टी माइनस वन की पावर T- की पावर B और टी और T की पावर C। टी, ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। एनर्जी की जगह पे जो फंडामेंटल हमारा सिस्टम होता है उसकी हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया, वेलोसिटी की जगह हमने अपने फंडामेंटल में कन्वर्ट कर दिया और टाइम की जगह पे टाइम की डायमेंशन लिख दी और ऐसे पावर लिख दी। अच्छा मास की फंडामेंटल में क्या होती है, आप बोलोगे m की पावर 1, l इसमें रहता नहीं है, t इसमें रहता नहीं है, राइट। तो मास की बस m की पावर 1। अब ये दोनों साइड आप बोलते हो सेम चीजें हैं, तो इसका मतलब ये जो इनकी पावर है m की टोटल पावर, l की टोटल पावर, t की पावर भी दोनों साइड कैसे होंगी, सेम होगी। मैं अगर इसको कंबाइन करके जरा लिखूं कितना आएगा, देखो भाई साहब m की पावर a और यहाँ m नहीं है, यहाँ m नहीं है, तो मतलब m की नेट पावर कितनी हो जाएगी, l की पावर यहाँ पे 2 इंटू a मतलब कितनी हो जाएगी 2a, यहाँ l की पावर 1 इंटू b मतलब कितना हो जाएगा b। तो आप बोलोगे टोटल पावर कितनी हो जाएगी 2a प्लस b, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2a प्लस b। t की पावर यहाँ पे देखिए माइनस 2a -2 माइनस है 1 इंटू b माइनस b -B और यहाँ पे प्लस प्लस C। t की पावर टोटल कितनी हो जाएगी माइनस 2a माइनस b प्लस 3। अब आपने बोला सर इनको एलएचएस और आरएचएस को सेम चीज अगर आप बोल रहे हो तो देखो m की पावर यहाँ a है, यहाँ पे 1 है, तो एक चीज तो समझ में आएगा कि a की वैल्यू कितनी हो गई 1। a की वैल्यू किसके बराबर है, क्योंकि m की पावर यहाँ a है और यहाँ कितनी है 1, इट शुड बी इक्वल। यहाँ पे देखिए 2a प्लस b है और यहाँ पे कितनी है 0, तो आप क्या बोलोगे सर 2a प्लस b की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। हाँ सर सिंपल होनी चाहिए। मैंने कहा a की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 लिख सकते हो ना, तो a की वैल्यू जब आपने 1 लिख दी है तो a की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 into 1 मतलब 2। b की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है -2, क्या है b की वैल्यू। हाँ सर बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा देखो यहाँ पर टाइम की वैल्यू 0 है और यहाँ की टाइम की वैल्यू ये है, तो आप लोग ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया -2a माइनस b प्लस c शुड बी इक्वल टू 0। हाँ सर a की वैल्यू 1 रखो इसमें तो ये हो जाएगा -2, b की वैल्यू -2 रखोगे तो देखिए ये b की वैल्यू -2 रखोगे तो आप बोलोगे ये हो जाएगा +2 और प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे c की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी आ रही है 0 बिकॉज़ दैट इज सेंस। यही बात समझ में आया। सो दैट मींस आप बोलते हो कि देखो मास की डायमेंशन में a की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तो आप बोलोगे मास की डायमेंशन आ रही हैं वो आ रही हैं एनर्जी की पावर a, a की वैल्यू आती है 1, b की वैल्यू कितनी आ रही है -2 C की पावर 0। क्लियर है। तो दिस इज योर आंसर। ये नीट का क्वेश्चन है, मुझे ईयर तो याद नहीं है बट ये नीट में क्वेश्चन आपके पास है और ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस
करनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें कहीं कोई डाउट पूछ सकता है तो एनी स्टेप आप पूछ सकते हो, मैं आराम से आपको टाइम देता हूँ। यू कैन जस्ट लुक एट दीस स्टेप्स एंड देन आस्क क्वेश्चन। एनीवन? सर वो आपने वहाँ पे फंडामेंटल क्यों लिखा है? मैंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला गया कि एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन अ न्यू सिस्टम। अच्छा, नए सिस्टम में इन तीनों को फंडामेंटल माना गया है। तो बताओ तो सिस्टम में मास की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा ना आपका, नहीं क्या होगा? ओके सर। फंडामेंटल है तभी तो आप उनकी पावर्स में लिख रहे हो ना। हाँ, यस। ठीक है, यस सर। जतिन, जतिन आप ओल्ड स्टूडेंट हो कि नए स्टूडेंट हो? न्यू, मतलब इससे पहले अभी अपन ने यहाँ नहीं पढ़ा है ना। चलिए, मुझे ऐसा लगा शायद आप पिछले बैच से स्टूडेंट। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है, मजबूर नहीं। नो सर No, sir. चलिए, दैट्स वेरी गुड। टेक द No, स्क्रीनशॉट sir. प्लीज। No, sir. No, sir. मम्मी क्या पूछ रही है? मम्मी को बता दो बेटा, किसी की मम्मी को छूट नहीं है। सो बेसिकली आप बोलेंगे कि सर ये है इस तरीके के डायमेंशन। अब मैंने कहा सर एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। मान लो कि नए सिस्टम में फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी थोड़ा चेंज कर दिया था, काफी चेंज नहीं किया। ये मेरे नए फंडामेंटल क्वांटिटी है, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, आप क्या बोलोगे? फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। अब इसी सिस्टम में, इस सिस्टम में आप मुझे वर्क, वर्क की डायमेंशन बता दो। बता पाओगे? यस सर बता देंगे। ट्राई करिए जरा। सर एक बार वर्क का वो बता दीजिए, डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, यानी सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, ml स्क्वायर t माइनस 2 होता है वर्क। थैंक यू सर। फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, इन सब को तो यार याद हो जाने चाहिए इतने बार सॉल्व करने आपको। ठीक है, स्टैंडर्ड वालों को तो याद होना चाहिए, 6 7 8 क्वांटिटीज हैं, बहुत याद हो जानी चाहिए। बाकियों की आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी हैं जो यूज करते करते याद हो जानी चाहिए। और याद कैसे होंगी? जितने बार भी आए उतने बार उसकी क्वांटिटीज को लिखो, उनकी डायमेंशंस को लिखो, डायरेक्टली लिखने की कोशिश करें, उनकी खुद को लिखो। अपनी अपनी 12th की परसेंटेज जरा लिख के भेजना चैट बॉक्स में, तब तक आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। What all percentage you have got in class 12?
A equals to 1, C equals to -2 and B equals to 1. सॉरी फिर से बताना, A इक्वल टू 1, C equals to -2 and B equals to 1. ऐसा No, C equals to -2. -2 So C equals to -2, B equals to चलो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, शायद आप ये बोलना चाह रहे हो, ये -2 बोलना चाह रहे हो राइट। चलो देखो मैं देख लेते हैं, है ना। आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, जरा देखते हैं। मैंने कहा सर देखो फोर्स की डायमेंशन आपको आती है ml t-2, इसकी पावर फोर्स की पावर a मान लिया, वेलोसिटी की पावर b मान लिया और टाइम की पावर c मान लिया राइट। तो आप बोलोगे वेलोसिटी होता है lt-1 की पावर b और टाइम की पावर होता है c। आप बोलोगे दैट शुड बी इक्वल टू ml² t-2, आया ना। मैंने कहा सर यहाँ पे सॉल्व करोगे m की पावर आएगा a, l की पावर a, l की पावर b दैट इज a प्लस b, और c की पावर आएगा -2a -1 आ रहा है मेरा तो। ठीक है, आप बोलोगे सॉल्व करो इसको। यहाँ पे a है, यहाँ पे m की पावर 1 है, मतलब a की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए, ये तो आंख बंद करके बोल दिया a की पावर 1, A का 1, यस। ठीक है। a प्लस b है यहाँ पे पावर 2 है, मतलब a प्लस b शुड बी इक्वल टू 2, और a की वैल्यू 1 रखोगे तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 - 1 दैट इज 1, तो b की वैल्यू आ गई 1। 1 आ रहा सर मेरा भी। -2a - b प्लस c शुड बी इक्वल टू 0, नहीं -2, यहाँ पे देखो कितना है -2 है ना, तो -2a - b प्लस c शुड बी इक्वल टू -2, -2a की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये हो गया -2, b की वैल्यू हो गई 1, तो आप बोलोगे -1 प्लस c शुड बी इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो गया तो c की वैल्यू भी आ रही है 1। सर मेरा 1 आ रहा है। यस सर। कैलकुलेशन मिस्टेक की है कुछ लोगों ने, जतिन। सो मेरा भी 1 आ रहा है। ओके जतिन, कैलकुलेशन चेक करना, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है ना कहीं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, और जिसका 1 आ रहा है दैट्स वेरी गुड। मैं इसको बहुत क्विकली कर सकता हूँ, आप भी आगे कर सकते थे। देखिए वर्क जो होता है वो होता है पावर इनटू टाइम। आगे पढ़ोगे, ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँ, जिनको आ रहा है मैं उनको जैसे एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया, आपको जब पढ़ोगे आगे तो आपको पता चल जाएगा। वर्क होता है पावर इनटू टाइम, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अगर ऐसा रिलेशन आपको याद हो, देखो f की पावर 1 d की पावर 1 t की पावर 1 राइट, ऐसी पुराना वाला देखो, एनर्जी कोई भी एनर्जी डालो, एनर्जी होता है हाफ mv², याद है। काइनेटिक एनर्जी ले लो हाफ mv², तो मुझे मास चाहिए था। आप बोलोगे सर मास तो आ गया एनर्जी इनटू d की पावर -2 के टर्म्स में, और t आया ही नहीं, तो पिछले में ऐसे ही आया था, एनर्जी की पावर 1 आई थी, d की पावर -2 आई थी और t की पावर 0 आया था। यस, तो अगर आपको कोई रिलेशन तुरंत क्लिक कर गया तो आप उसको यूज कर सकते हो, नहीं तो ये प्रॉपर मेथड आपको मैंने बताया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक अगर आपको क्लिक कर गया तो, जरूरी नहीं क्लिक करेगा, जरूरी नहीं आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। कर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई साहब इसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे बड़े आराम से। तो दिस इज फॉर द क्लास, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका देखो, प्रैक्टिस करने का तरीका हमेशा ये रहेगा, जैसे जैसे क्लास टॉपिक होते जाएंगे आप सेम टॉपिक के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या बोलोगे सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके पास कहीं ना कहीं अवेलेबल होते हैं, किसी के पास सॉफ्ट कॉपी होती है, हार्ड कॉपी होती है, जो भी होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के, कोई भी सब्जेक्ट की बात कर लो, छोड़ना ही नहीं है, हर चैप्टर के साथ साथ आपको करने ही करने, ठीक है। तो आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं, आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो स्टडी मटेरियल अगर आपको मिल जाएगा उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, अलग से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूँ। कोई मुझसे बुक पहले ही पूछ रहा हो तो मैं कहूँगा आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को आपको ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आता है, जैसे मटेरियल वगैरह यूज करने में आता है, तो फिर मैं आप मुझे पर्सनली कभी मैसेज कर देंगे, मैं आपको कभी बता दूंगा। बट आई विल सजेस्ट, अगर आप ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। somebody is asking MSc कहाँ से की है। राजुल, क्या क्या करोगे ध्यान से, मुझे बताओगे? राजुल बेटा, आई एम एन IITian। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।